बीती हुई सदी का आकलन करने अगर हम बैठें तो बहुत मोटा समय लग जाएगा। परंतु अगर हम मोटे तौर पर माने कि मानवता के इतिहास की सबसे रोमांचकारी सदी अगर रही है तो वो रही है ये 20वीं शताब्दी। रोमांचकारी सदी रही है और साथ ही सर्वाधिक विरोधाभासी सदी भी रही है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अ, अद्भुत सफलता मानव सभ्यता को मिली और अन्य सदियों से अगर जोड़ करके देखा जाए तो इस काल में हमें ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं। यानी कि 19वीं सदी में सबसे ज़्यादा सफलता मिली। तो दूसरी ओर जो इस सदी में है वो नैतिक मूल्यों में भी एकदम गिरावट आती है। ये वही सदी है जब एक ओर मनुष्य के ज्ञान के लिए नए क्षितिज के द्वार खुल रहे थे, तो दूसरी ओर मनुष्य जो है स्वार्थ के दलदल में फंसता जा रहा था और अपने पैदाइशी टुच्चेपन से भी भरा हुआ था। वो उससे उभर नहीं पा रहा और बहुत सारी बीमारियां अभी भी जो है वो अविजित हैं हमसे। तो इस सदी ने सबसे अधिक विवाद और विरोधाभास को जन्म दिया। तो हर सदी अपनी आशा, आकांक्षा, डर और हताशा को अभिव्यक्त करने के लिए अपना एक माध्यम चुनती है या पैदा करती है। टेक्नोलॉजी के घोड़े पर सवार इस सदी ने अपना प्रिय माध्यम गढ़ा। तो गैर वैज्ञानिक मुल्क में इतना पनपेगा कि विश्व का हर पांचवा दर्शक जो है वो भारतीय है और भारतीय हो जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आज अपने जन्म स्थान में सिनेमा जो है लगभग वो मृत प्राय स्थिति में, परंतु भारत में आज भी मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। भारतीय जनमानस में दूर तक बैठ गया है सिनेमा। यह सच है कि वैज्ञानिक सोचों से कोसों दूर आम भारतीय, परंतु यह माध्यम अपने कथा कहने की शक्ति के कारण लोकप्रिय है। क्योंकि किस्से कहानी सुनने की परंपरा जो है हमारे देश में बहुत पुरानी रही है। अगर हम कहें कि ये चिरंतन शौक है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारा मन ही आख्यानों के रेशों से बुना हुआ है, नितांत भारतीय मादा है कि हम किस्से कहानियों को हकीकत मान लेते हैं, यथार्थ को फंतासी समझ लेते हैं। जीवन और विश्व को ही माया मानने वाला यह देश अजूबा करके दिखा सकता था। भारतीय दर्शकों ने सिनेमा की इस सदी को लोक कला बना दिया। सारी अन्य कलाएं जो हैं वो मतलब कहिए कि कहीं दूर छिटकती नजर आई, मगर एक सिनेमा ही एक ऐसी कला थी जो आम आदमी की समझ में आसानी से बैठ जा रहा था। सारी अन्य कलाएं जो है जानकार उनके क्षेत्र में आती हैं, परंतु सिनेमा तो सड़क पर गाए जाने वाले गीत की तरह है जिसे आदमी समझता है। तो हम आपको बता दें कि सिनेमा को समझने के लिए आपको भारतीय समाज की समझ होनी चाहिए। तो सिनेमा तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले ये छिटपुट जानकारी आपको देनी जरूरी है। आधुनिक युग से पहले दृश्य संबंधी जो स्मृतियों को आमतौर पर नाटक और चित्र के रूप में पुनर्सर्जित किया जाता था। 20वीं शताब्दी ने
उसको जो है तकनीक के माध्यम से पुनर्सृजित करने का काम शुरू किया। स्थिर छायाचित्रों के संयोजन से गतिशील चित्रों की विकास की जो परंपरा है, विकास की जो पूरी एक श्रृंखला है, वो आपको 19वीं सदी के आखिरी दशकों में दिखाई पड़ती है। और इसके आविष्कार का श्रेय जो है वो दुनिया को रोशनी में लाने वाले यानी कि बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है 1847 से लेकर के 1931 तक के जो कार्य किए, उसने ने विज्ञान की दुनिया में, तकनीक की दुनिया में कई नई क्रांतियां की। लेकिन शुरुआत में इसमें दूसरे कई लोगों ने सहयोग दिया था। इस तरह का जो पहला प्रयास है, या कह लीजिए प्रथम प्रयास है, वो इंग्लैंड के एडवर्ड मुई ब्रिज, इस तरह का जो प्रथम प्रयास है वो इंग्लैंड के एडवर्ड मुई ब्रिज ने किया। मुई ब्रिज ने घुड़दौड़ के मैदान में कई सारे तार बांध दी और प्रत्येक तार को एक स्थिर कैमरे के शटर से जोड़ दिया। दौड़ता हुआ घोड़ा तारों को गिरा देता था, जिससे कई सारे चित्र लगातार कैमरे के द्वारा लिए गए। इन स्थिर चित्रों को एक डिस्क लगाकर उन पर लालटेन की रोशनी डालकर दौड़ते हुए घोड़े का बिंब प्रदर्शित किया गया। उससे प्रेरित होकर फ्रांस के वैज्ञानिक मारे और ने 1882 में कैमरे से बहुत से चित्रों की शूटिंग करने वाले उपकरणों का आविष्कार किया। मुई ब्रिज से प्रेरणा लेकर थॉमस एडिसन की भी इसमें दिलचस्पी थी। एडिसन ने गतिशील तस्वीरों का प्रयोग 1888 में स्कॉटिश वैज्ञानिक विलियम केनेडिक्सन के निर्देशन में शुरू किए, और उसने जो है बैक्स सिलेंडर पर फोटोग्राफी को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। 1889 में डिक्सन ने इस क्षेत्र में जबरदस्त सफलता प्राप्त की, और मतलब कहिए कि जबरदस्त सफलता प्राप्त की और जबरदस्त पहल की, जब उसने जॉर्ज ईस्टमैन की सेल्यूलाइड का इस्तेमाल किया। सेल्यूलाइड फिल्म बाद में गतिशील छायांकन का माध्यम बन गई, क्योंकि इसे रोल करना आसान था और मनचाही लंबाई दी जा सकती थी। विज्ञान में एडिसन के कैमरे का इस्तेमाल करते हुए 15 सेकंड की कई फिल्मों का अंकन किया गया, लेकिन एडिसन इन चित्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए इसकी प्रक्षेपण की समस्या नहीं सुलझा सके थे। इसका हल जो है फ्रांस के अगस्त लूमिये और ल्यूमिये ने निकाला, और उन्होंने आधुनिक पोर्टेबल कैमरे का इस्तेमाल किया, जो प्रिंटर और प्रोजेक्टर के रूप में भी काम कर सकता था। ल्यूमिये बंधुओं की सिनेमेटोग्राफी एडिसन के यंत्र पर ही आधारित थी। 28 दिसंबर 1895 को, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, ल्यूमिये बंधुओं ने पेरिस के कैफे बेसमेंट में दर्शकों के से पैसे लेकर गतिशील तस्वीरों का जो संक्षिप्त प्रदर्शन किया, तो फिल्म के इतिहास में व्यावसायिक सिनेमा की शुरुआत हो गई।
और इस व्यावसायिक सिनेमा ने भारत में कितनी उन्नति की है, इसको आप बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज सिनेमा हर व्यक्ति की ज़िंदगी में है और हर व्यक्ति की ज़िंदगी पर एक सिनेमा बनाया जा सकता है। तो ये चर्चा जो है हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम सिनेमा को किस तरीके से अ, तकनीक से सहायता मिली, किस तरीके से वो तकनीक का बल पर जो है आगे बढ़ता चला। तो इस तरीके से प्रदर्शन किया। फिल्म के इतिहास में शुरुआत इसी तारीख से हुई। 19वीं सदी के अंत तक आते आते दुनिया के कई हिस्सों में मूवी कैमरे का प्रयोग होने लगा। इसके द्वारा दिखाए जाने वाले छायाचित्र 25 मिलीमीटर के होते थे और प्रत्येक 1 सेकंड में 16 स्थिर चित्र होते थे, जिन्हें फिल्म की भाषा में फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम आपको जो है, जब हम दृश्य सिनेमा में तकनीक की बात करेंगे तब समझाएंगे कि फ्रेम क्या होता है। आरंभ में सिनेमा में आवाज़ नहीं थी, मूक फिल्में दिखाई जाती थी। आरंभ में जब लूमिये बंधुओं ने फिल्म बनाना शुरू किया तब कैमरा एक स्थान पर स्थिर रहता था और कैमरे के सामने से जो भी चीज़ गुजरता था या जो भी दृश्य उसके सामने होता था वो उसको रिकॉर्ड कर लेता था, वह भी एक बार में। यानी एक फिल्म एक शॉट की होती थी। लेकिन बाद में कैमरे का इस्तेमाल तरह तरह से किया जाने लगा। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चलाते हुए फिल्म शूट किए जाने लगे। आजकल एंगल्स आ गए हैं, आपको पता ही है। तो ये कैमरा एंगल की बात करते हैं तब हम उन चीज़ों पर आएंगे। उसके बाद जो है एक ही स्थल पर रखे हुए कैमरे के लेंस को नज़दीक से दूर यानी कि जूम इन जूम आउट होता है आजकल, फिल्माना मुश्किल हुआ। तो जिसे सिनेमा की भाषा में जूम आउट जूम इन कहते हैं, बता दिया आपको। शक्तिशाली लेंसों की खोज ने अति दूर यानी कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको कैसे कैप्चर करना है उसको आसान बनाया। तो विभिन्न शॉटों को जोड़कर फिल्म बनाने का जो आजकल एडिटर करते हैं, दृश्यों को मिला करके जो है एक कोलाज बना दिया जाता है और फिर कोलाज ही सिनेमा का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार देखते हैं। तो इस प्रक्रिया को सिनेमा में संपादन कहते हैं। इससे अलग अलग स्थानों और अलग अलग समयों पर लिए गए शॉट को जो है एक कोलाज रूप में एक प्रस्तुत किया जाता है और उसको जोड़ करके दर्शकों को बताया जाता है। तो कट, फेड इन, फेड आउट, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। डिज़ॉल्व, कट और तमाम तरह के फ्लैशबैक की बातें होती रहती हैं, जिनके माध्यम से संपादन किया जाता है। संपादन में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। एडिटिंग के नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वीएफएक्स है और तमाम तरह के सॉफ्टवेयर जो है बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आज फिल्म जो है हम लोग के सामने आती है और हम लोग फिल्म को देखते हैं। तो दृश्यों को प्रभावी बनाने में, यथार्थवादी बनाने में जो है इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का बहुत योगदान है। पहले मानवीय जो दृष्टि थी उसका ज़्यादा योगदान होता था, लेकिन अब जो है तकनीक की दृष्टि का ज़्यादा योगदान सिनेमा में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो धीरे 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 जो है चीज़ें बदल रही हैं और फिल्म आज एक महत्वपूर्ण विधा बन गई है। तो फिल्में जो हैं अब देखने के तरीके में भी बदलाव हो गया है। फिल्में जो हैं अब उनको समझने के लिए आपको वैज्ञानिक समझ की भी ज़रूरत रहती है। पहले की कहानियाँ जो लिखी जाती थी या पहले जो फिल्में आपको देखते रहे हैं, उनमें कहानी और उसके भी पीछे जो दृश्यों में जो पर्यावरण होता था या जो स्थिति का चित्रांकन होता था, उसके माध्यम से आप पूरी कहानी को समझ जाते। लेकिन जिस तरीके से आजकल कहानियों में तकनीक का प्रयोग हो गया, उससे कहानी को समझने के लिए आपके लिए एक वैज्ञानिक समझ बहुत ज़रूरी है और इसी वैज्ञानिक समझ के आधार पर ही आप समीक्षा कर पाएंगे। तो सिनेमा इन सब पहलुओं पर बात करता है। हम बात करेंगे अगली यूनिट में।